अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और मैं हूं किरण खान। नाज़रीन, आज बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और यकीन माने आज की जो नशिस्त होने वाली है बड़ी खास इस वजह से होने लगी वाली है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और सबसे बढ़कर ये कि आज हम आपको एक ऐसे कपल से मिलाने जा रहे हैं जिन से मिलकर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां ही बदल जाती हैं। और वो एक ऐसा कपल भी है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वो कर दिखाया है कि जिसको करने वाले ये पहली जोड़ी है, यानी पहले मियाँ बीवी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक छूता कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं आपको तारुफ कराता चलूं, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद उज़ैर जो बैरिस्टर हैं, एथलीट हैं, स्विमिंग चैंपियन हैं और माउंटेनर हैं। इनके साथ तशरीफ रखती हैं अनम अजीज के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि फ्रांसिक साइंटिस्ट हैं, एथलीट हैं और माउंटेनर हैं। मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं स्टूडियो में। और सबसे पहले अहमद उज़ैर आपकी तरफ मैं चलूंगा और आप सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि पहाड़ों पर चढ़ना ही क्यों आपके लिए आम हुआ कि हमने पहाड़ सर करने हैं। और थोड़ा सा मेरे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने वो कारनामा क्या अंजाम दिया है कि धूमें मचा दी हैं पाकिस्तान पूरे में। हम पाकिस्तान के पहले कपल हैं जिन्होंने मनासलू समिट की, जो कि दुनिया की 8th हाईएस्ट माउंटेन है। मनासलू जो है वो उन 14 पीक्स में शामिल है जो 8000 मीटर से बुलंद है। सो मनासलू 8163 मीटर की है। और हाँ, एज आई सेड, हम दोनों मियाँ बीवी जो थे हमने पिछले साल मनासलू को समिट किया। लोग टिपिकली माउंटेन एक्सपेडिशंस इंडिविजुअली करते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो हमारा ये एक शौक़ है जो हमने इकट्ठे इसको डिस्कवर किया और उसके बाद फिर इसको जो है अडॉप्ट किया। तो अच्छा अहमद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी मनासलू ही क्यों? क्योंकि और भी तो बहुत सारी जगह, सिर्फ मनासलू को ही क्यों आपने इतना प्रेफर किया? पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं लेकिन नेपाल में जाकर एक बड़ी चोटी सर एग्जैक्टली मनासलू क्योंकि हम लोग माउंटेनियरिंग तो कर रहे थे, लेकिन 2 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने नेपाल की माउंटेन चूज़ की और फिर मनासलू। एक रीज़न है रेस्क्यू एंड रिकवरी। सो माउंटेनियरिंग एक इनहेरेंटली रिस्की एडवेंचर है जिसमें आपकी ज़िंदगी हमेशा रिस्क पे होती है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। तो जो रिकवरी और रेस्क्यू की सर्विसेज हैं वो अनफॉर्चुनेटली नेपाल में बेहतर हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल तो हैं बट उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस स्टैंडर्ड की नेपाल में। तो हम क्योंकि पहली दफ़ा जा रहे थे तो हमने ये चूज़ किया कि हम लोग नेपाल जाएंगे। और मनासलू क्योंकि वो आप बता दें। जी बिल्कुल, अनम बताइएगा। तो जी हुआ ये कि उज़ैर ने कहा कि मेरा टारगेट है 6000 का पहाड़ सर करना। तो मैंने कहा चलो सही है, अगर 6000 का इनका टारगेट है तो 6000 बस उज़ैर करेंगे। 2000 में डाल देती हूँ। 2000 ये तो पैसों वाली बात हो गई। लेकिन वैसे हुआ कुछ ऐसा ही है। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं 8000 का कर लेती हूँ, अगर इनका काम जो है वो 6000 पे पूरा हो रहा है तो ठीक है। लेकिन ये इनकी बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं बेस कैंप तक आ जाऊंगा, नेपाल में जाऊंगा, ठीक है बेस कैंप पे रुकूंगा, आप क्लाइंब करके आ जाए। फिर बोले कि नहीं मैं क्लाइंब भी करके आऊंगा। सो ये इनकी बहुत बड़ी बात है, इतनी सपोर्ट। इन्होंने कहा कि नहीं नीचे तक भी इनको भरोसा नहीं हो रहा था कि पता नहीं बेगम वापस भी आए कि ना आए, या पता नहीं ही वांटेड टू मेक श्योर कि वापस ना ही आए। तो क्या वजह थी ये नहीं पता। अच्छा, एक सवाल बीच में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, इसके हम आगे चलेंगे। मुझे ये बताइए कि मैं ये मानता हूँ कि ख़वातीन जो हैं अब बहुत सारे स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं, यानी क्रिकेटर भी बन रही हैं, हॉकी भी खेल रही हैं, फुटबॉल भी खेलें। दुनिया की कोई ऐसी गेम है जो लड़कियाँ अब खेल ना रही हों, और बहुत सारे और शोबों में भी। यानी हम देखें वो यंग लड़कियाँ ऐसी, यानी कि जो भी शादी से पहले वाले टाइम में होती हैं, लेकिन शादी 2 बच्चों के बाद एक मतलब ऐसे काम की तरफ चले जाना कि जो मुश्किल भी है, एक खातून होते हुए फिर इतनी ज़्यादा मतलब जिस्मानी मुशक्क़त भी करना तो बड़ा मुश्किल काम। पता है इसमें अगर मैं ऑनेस्टली शेयर करूं तो कभी कभी मुझे ये लग रहा होता है कि कभी मैं किसी और एथलीट को देखूं इस तरह से, तो मुझे लगता है कि अच्छा हाँ ये तो अभी इसलिए है ना कि यहाँ पे भी है कि भाई शी इज़ नॉट मैरिड, उनके कोई बच्चे नहीं हैं और मेरी और कमिटमेंट्स भी हैं। मैं ना ये भी देखती थी, मैं इसकी एक पर्सपेक्टिव ये है कि मैं ये देखूं और मैं बिल्कुल इससे
वो ना उम्मीद होके बैठ जाऊं कि मैं कहूँ कि हाँ मैं तो, मेरी तो शादी हुई है, मेरे तो 2 बिल्कुल। बच्चे हैं, मेरे पास सॉलिड रीजन है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो इसलिए कर रहे हैं कि ये अनमैरिड है। नहीं, पर मुझे लगता है कि मेरी बल्कि ये स्ट्रेंथ है कि मैं मैरिड हूँ, मेरे ऑलरेडी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, और उसके बाद अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो फिर मैं इसको लॉन्ग टर्म कर सकती हूँ। बिकॉज़ अभी मुझे ये तो नहीं है कि अब मैंने किसी और घर में जाकर मैंने फिर वो उस बंदे की पसंद नापसंद के बिल्कुल अकॉर्डिंगली सही। करके फिर उसको भी कन्विंस करना है कि वो भी कुछ इस एक्टिविटी में आए, वो फिजिकल फिटनेस या उनका एक्टिव लाइफस्टाइल हो। तो मुझे लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग कि आप शादी के बाद, बच्चों के बाद अगर आप कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप आपके हस्बैंड को भी आप साथ में लेकर आए और एज अ फैमिली आप करें ना, तो ये और भी इतनी बड़ी बड़ी बात है, और अचीवमेंट ऊपर हो से शोहर जाती ऐसा मिल जाए जो 6,000 बोले तो आप बोले नहीं 8,000। तो ये तो एक बड़ी तो खुशकिस्मती क्या की बहुत बात सारे है। लोगों को आपसे इंस्पायरेशन मिली हो, किसी ने कहा हो कि नहीं है ना मैं भी करूंगी, किसी फ्रेंड ने हाँ बिल्कुल, सुन ऐसे बहुत से लोगों ने कहा है कि जो है वो अब हम भी एज़ अ कपल कुछ करते हैं, और जैसे उज़ैर ने बताया कि हमें ज़्यादा ये भी लग रहा होता है कि हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स या कोई लोग हमें देख के कह रहे होते हैं, अच्छा ये वी नो देम, ये हम हमारे जानने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं। तो ये हाँ, बड़ी ये एक बड़ा, अचीवमेंट हो ये एक जाती बहुत है। बड़ी अचीवमेंट होती है जब हाँ। आप जाते हैं और लोग कहते हैं अच्छा ये, और आपके साथ सेल्फियां तस्वीर बना रहे होते हैं, तो एक बंदे को अच्छा फील हो रहा होता है, एक पहचान बन जाती है। जब भी आप यूनिक काम करते हैं, कुछ हटकर काम करते हैं, तो एक आपको एक खुद भी इनर से भी खुशी हो रही होती है, और जब आप लोगों से मिल रहे हो तो उनको पता अच्छा आप वो लोग हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एग्जाम्पल सेटर है इस तरह के लोग, और जारी बात है आप इंस्पायरेशन है आप जी, जो आपने सेल्फीज वाली बात किया उससे थोड़ा एग्री नहीं मैं करती, क्योंकि उज़ैर को तो अगर कोई आके कहता भी है ना, ओ उज़ैर, ओ आपने तो वो मनास्टर समिट किया था, उसने कहते हैं हाँ वो पुरानी बात हो गई, हाँ वो इतनी अब नई कुछ बात नया नहीं करने जा रहे हैं, और हाँ। वैसे तो नहीं करना चाहिए हमेशा। नहीं, मैं इसमें एक्चुअली मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंस है, डिफरेंट है। मेरी थिंकिंग ये है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो वो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। सो मसलन मेरा माउंटेन क्लाइंबिंग नॉट फॉर अदर्स। नॉट फॉर अदर्स, तो वो अल्लाह ताला ने बहुत सारा पजीराई दी, बहुत सारा पब्लिक ने सपोर्ट भी किया, बहुत सारे मीडिया पे रिकग्निशन भी मिली। वो एक बाय प्रोडक्ट है, बट वो रीज़न नहीं थी मनासलू करने की या कोई भी इसी तरह की एक्टिविटी करने की। तो वो जो दिल की तस्कीन है वो सिर्फ अपने लिए है, बाकी बाय प्रोडक्ट। बाकी लोग अगर होते ही इंस्पायर तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे तो बहुत खुशी होती है कि लोग कह रहे होते हैं कि भाई आपको देखिए, मतलब अगर मैं अपने वर्कआउट का भी शेयर करूँ या कुछ इस तरह की डेली हम अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा भी मैं अगर शेयर करूँ तो वो लोग के पूछते हैं कि ये किस तरह से किया। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने वॉल सिट का शेयर किया कि मैंने वो 34 मिनट्स का किया, तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि किस तरह से। आज हमने भी किया, हमने 1 मिनट का किया, मैंने 30 सेकंड्स का किया, इस तरह लोगों ने मैसेजेस किए। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि जो है लोग अच्छा, इंस्पायर एक होते सवाल हैं। में ऐड लाजमी करूंगा, क्योंकि जब हम जरा ऊंचाई की तरफ जा रहे होते तो सांस का बड़ा मसला होता है। इसके लिए आपने कोई खास सांस की मशकें की, एक्सरसाइजें की ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती जाती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो कुछ आप लोगों ने ऐसा भी किया? नहीं, कोई योगा वगैरह नो कोई? नो ऐसा कोई नहीं। मैंने आपको एक एक्सरसाइज की रूटीन बताई कि मेरी प्रेफरेंस होती है 80-20, जिसमें 80% जो है वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है और बाकी 20% फिजिकल फिटनेस है। तो सॉरी, मसल्स की एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि वेट ट्रेनिंग। सो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस यही है कि आप चाहे वो स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं, या आप एलिप्टिकल कर रहे हैं, या आप स्विमिंग कर रहे हैं, या इवन वॉक कर रहे हैं, तो ये सब आपके दिल को आहिस्ता आहिस्ता यानी स्ट्रॉन्ग आप बनाते कुदरती तौर पर ही उसको विदाउट उसके, तो ऊपर जाते हुए जो कान बंद हो जाते हैं उसके लिए आपने क्या किया? कोई मतलब कोई तीले वगैरह रखे थे, उसको साथ साथ खोल लेते थे? नहीं, वो कहते हैं ना हवा निकल रहे हैं तो फिर ठीक हो जाता है। तो इंटरेस्टिंगली बल्कि पानी का सिप लें तो उससे भी हो जाता है। तो इस तरह की कोई ना यानी कोई ये भी एक च्युइंगम भी। अच्छा, च्युइंगम, ये दोनों चीजें यहाँ पे कान खोल देते हैं, यानी ये च्युइंगम कान खोल देते हैं लेकिन पानी वो की मरी खोल। तक जाते हुए काम नहीं होते। इससे ऊपर नहीं एक्चुअली, लेकिन आप बहुत आप एक हम जो ऑफलाइन बात कर रहे थे वो बेसिकली जब आप गाड़ी पे जा रहे होते हैं ना, तो आप या इवन जहाज पे जब आप बैठते हैं तो बहुत तेजी से अल्टीट्यूड गेन होता है या आता है, तो वो प्रेशराइजेशन का फर्क बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, जब आप पैदल जा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी
कुछ ना कुछ उस एल्टीट्यूड की, उस एयर प्रेशर की आदी आदी होती है। तो होना वो शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई अचानक कान बंद हो जाए। नाज़रीन, अनम से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। इन्होंने बताया कि मैं रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, तो मुझे ये बात अजीब नहीं लगी कि ये रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ती, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं कितनी सीढ़ियाँ रोज़ मतलब चढ़ती हूँ, तो मैं एक दफ़ा हैरान हो गया, मैं उनका चेहरा देखना शुरू हो गया। तो मैं ये चाहूँगा कि वो ये हैरत अंगेज़ खबर जो इन्होंने मुझे दी और हैरान कर दी, ये आपको भी हैरान करे। तो अनम, ये जो सीढ़ियाँ चढ़ने वाला मामला, रोज़ कितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ती हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को तो बताइए। कभी 300 फ्लोर्स, 300 कभी फ्लोर्स, 250 फ्लोर्स। जी 250 फ्लोर्स, जी। ये तो आप बुर्ज खलीफा से भी ऊपर चली जाती हैं। असल में इसको मैंने अपनी ट्रेनिंग का पार्ट रखा हुआ है। हम्म, जैसे बनासलू जब सबमिट किया ना, उससे पहले जब मैं स्टेयर्स करती थी, मैं एक्चुअली ये रन करती हूँ, तो वो मैं 20-20 केजी की प्लेट्स पकड़ के फिर रन करती थी, ताकि वो मेरी ट्रेनिंग उस तरह से हो जाए कि वेट्स उठा के और उस तरह एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं, फिर आप वापस नीचे उतर के आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो वो इस तरह कॉन्टीन्यूसली ये मैं अभी भी रोज मैंने ऐड किया होता है कि 15 मिनट 20 मिनट ये मैंने फ्लोर्स लाजमी करनी है। तो स्टेयर्स मैंने उसका अपना ट्रेनिंग का पार्ट रखा हुआ है। सो ये हेल्प आउट करती है मुझे रनिंग में भी, जैसे ट्रेल रन्स आ जाते हैं, हिल रन्स आ जाते हैं, उसमें भी ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है। सो ये मैं लाजमी करती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक तो आपको दूसरा आप ये बता रही थी कि आप सिर्फ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती बल्कि वजन लेके भी चढ़ते हो। कितना जी। वजन लेके चढ़ती हैं, वो भी जरा हैरान करें हमारे नाज़रीन को। वो मैं 20 केजीज की यानी प्लेट्स के टोटल साथ 40 केजी, जी 40 केजीज उठा के फिर रन कर रही मतलब हूँ। आप ले जाती हैं इतना ज्यादा। जारी बात है, माउंटेन ट्रेनिंग के लिए भी ये बड़ा जरूरी जी, है। मलिक कि साहब, उसमें ये भी अच्छा आपको मैसेज उठाना भी है। है कि आजकल ख़वातीन जो है अपना ख्याल नहीं रखती शादी के बाद खास तौर पर, तो ये तो अपनी लाइफ को पूरा मेंटेन करे हुए हैं और सारी इतनी चीज़ों को लेकर चल रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं सब? बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे पास। मतलब अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ, बच्चों के काम हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, नॉर्मली यही होता है कि हम कौन माँ नहीं चाहेगी कि एक बच्चे को स्कूल भेजा है, डिफरेंट काम किया है, उसके दूसरे को भेजा है, उसके बाद मैं थोड़ा सुकून कर लूँ या मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, अपनी नींद पूरी कर लूँ। सो वो जो नींद पूरी करने वाला टाइम होता है ना, उस टाइम में मैं भेजते ही फ़ौरन अपना जिम के लिए निकल जाती हूँ। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन वो अपना एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखने के लिए, अपनी वो ट्रेनिंग को रखने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। उस टाइम अच्छा, में मैं वो एक सवाल मैं आप दोनों से बारी बारी पूछता हूँ। सबसे पहले जी। अहमद उज़ैर साहब आपसे, कि आप डेली कितना टाइम एक्सरसाइज को देते हैं? सो मेरी कोशिश, मेरी जो घड़ी है ना, वो मुझे टारगेट देती है कि मैंने 60 मिनट्स एक्सरसाइज करने हैं। सो ऑन एवरेज मिनिमम 60 मिनट्स है, बट ऑन एवरेज 80-90 इसमें रनिंग कितना टाइम होती है और मसल एक्सरसाइज कितना टाइम होती है? सो 80-20, राइट। सो 80% टाइम जो है ना वो रनिंग का है और 20% जो है वो वेट्स का है। तो ये जो 80% आप रनिंग करते हैं, ज़ाहिर है इसका मतलब है कि आप 40 to 45 मिनट आप रनिंग ही करते रहते हैं, तो कितना नहीं फासला नहीं नहीं, देते हैं? ऐसा नहीं है। सो बेसिकली वेट्स डेली नहीं होते और इसी तरह रनिंग भी डेली नहीं होती। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अचानक शौक में आके अचानक डेली भागना शुरू कर देते हैं, तो फिर कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप हफ्ते में 3 या 4 दिन जो है वो रनिंग करें। उसी तरह मैं ऑल्टरनेट कर लेता हूँ। तो 2 दिन रनिंग की है, उसके बाद फिर रेस्ट दिया, उस दिन वेट्स कर लिए, अगले दिन फिर रनिंग कर ली। तो इस तरह मैं ऑल्टरनेट करता हूँ, बट प्रेफरेंस ये है कि 70-80% जो है वो रनिंग पे लग जाए और बाकी जो है वो ठीक है। तो अनम, आप कितनी देर एक्सरसाइज को कितना टाइम देती हैं रोजाना? मेरा उज़ैर से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बहुत ज़्यादा रनिंग पे नहीं करती फोकस। मैं रनिंग सिर्फ जब स्पेशल ट्रेनिंग्स चल रही हूँ तब सिर्फ करती हूँ। रनिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करती। मैं इस तरह स्टेयर्स कर लेती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मुझे ट्रेल रन्स और उस तरह की चीज़ों में मुझे फ़ायदा देगा माउंटेनियरिंग में। और बाकी मैं मसल ट्रेनिंग करती हूँ। ठीक है। वो मैं कोई 2 घंटे मैंने अपने जिम के रखे होते हैं, तो 2 घंटे वो मैं करती हूँ। अच्छा, एक बड़ा अहम नहीं, एक सवाल। मिनट। सो बीच में वॉक अपने बच्चों को लेकर हाँ, पार्क ले जाओ। अच्छा। वो तो है। वो 2 घंटे करके आने के बाद होता ये है कि मेरे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया होता है। पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर दोनों का पार्क का टाइम हो जाता है। तो मुझे वो एज मिलता है कि मैं बच्चों के साथ ना, फिर उनको वो पार्क में वो खेल रहे हैं, मैं वॉक करती रहती हूँ। वो कोई 15-20 मिनट में वॉक करती रहूँगी। बड़ी बात। और वो वॉक करने के बाद फिर ये होगा कि बच्चे कहेंगे कि अच्छा बाबा आए हम आपके साथ रनिंग कर लें, या कोई रनिंग वगैरह डिफरेंट वो कह रहे होते हैं कि बच्चों की रेसेस करा दें, ये हो रहा होता है। तो मैं नॉर्मली बच्चों के रेसेस भी करा रही होती हूँ वहाँ पे पार्क में। जबरदस्त, बेहतरीन बात। अच्छा, ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की वो ये एक मज़ेदार किस्म की बात है कि आई पर्सनली फील, और आई थिंक ये एक फैक्ट है कि बच्चों की सेहत जो है वो अपने
माँ की सेहत से बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है। सो अगर अनम के पास ये चॉइस है कि वो उस जो टाइम वो जो स्कूल से आए हैं वो घर बैठी रहे, तो वो बच्चे भी कोई ना कोई इसी तरह की घर बैठे वाली एक्टिविटी करेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, वो कहते हैं कि हमने टीवी देखना है, मैं कहती हूँ नहीं चलो चलो आज पार्क जाते हैं, और दे आर रियली एक्साइटेड। अब तो वो उनको पता है कि हमने पार्क जाना है, हमने ऐसा करना है। हमारा जो बेटा है उसको भी अब रनिंग का उस तरह से शौक हो रहा है, वो कहते हैं मैं इतने लैप्स कर लूँ, मैं अभी इतने लैप्स कर आया, तो वो कह रहा होता है कि मैं रन कर लूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन जो है ना वो वालिदैन की तरबियत होती है जो बच्चों की जिंदगी पे बड़ा इफेक्ट करती है। अच्छा, जब आप मनासलो की यानी कि आपने जो चोटी सर की और जब आप वहां से वापस आए और जब पता लगा आपके दोस्तों रिश्तेदारों में और अपने जानने वालों में, खास फिर मीडिया में, तो क्या पजीराई हासिल हुई आप लोगों को, यानी कि क्या लोगों ने रिएक्शन दिया इस सारी खबर को सुन के? किसी ने ये भी कहा कि क्या जरूरत थी जनाब, वो इतना ऊंचा तुम लोग चले गए हैं, तो इस तरह के भी कोई रिएक्शन से और अच्छे वाले जिन्होंने ये भी कहा वो भी मेरे ख्याल में एक मोहब्बत के एहसास। तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने स्पेसिफिकली बिठा के कहा कि जी हमें बड़ा फ़ख्र है आपके ऊपर और आपने बहुत बड़ा काम किया है और नाम रोशन किया है, बट आइंदा ना जाइएगा। तो वो एक उसका जो कहना और वो जो उसमें मोहब्बत का अंसर ही था और कुछ नहीं था। और बल्कि वो मिसाल भी दे रहे थे कि कई दफ़ा हमें जब आप आउट ऑफ कांटेक्ट थे तो हमें कई दफ़ा बहुत परेशानी में रात को नींद नहीं आती थी। वो अगेन वो एक उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। पर पजीराई भी बहुत मिली और बहुत ज़्यादा रिकग्निशन भी मिली। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हम लोगों ने लोगों को फ़ख्र से बताया कि जी ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे जानने वाले हैं, कि जो है हम में से हैं। और उसी को मैं आगे ले जाके ये कहता हूँ कि मुझ में या मैं अपने ही बात करूँगा कि कोई ख़ास फीचर नहीं है, कोई ख़ास स्किल सेट नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी इंसान कर सकता है। और बस वो मोटिवेशन चाहिए, वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, वो एफर्ट चाहिए, बट लेकिन कोई अलहदा से कोई नया सींग नहीं लगा हुआ, वो कोई भी इंसान कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात देखें, एक बड़ी अहम बात भी है कि दुनिया में लोगों को बहुत तरह के शौक होते हैं, ठीक है। एक ऐसा शौक जिससे आपकी ज़िंदगी रिस्क पे चली जाती हो, सारी बात है। देखें अब आपके बच्चे भी हैं और आपकी एक लाइफ अपनी है और आप माशाल्लाह दोनों सेटल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं और एक बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों की सेहत अच्छी है, आप लोगों के रिश्ते कायम व दायम हैं, आपके अजीज़ रिश्ते आपके पास हैं। जब इंसान अच्छी लाइफ में जा रहा होता है तो फिर अपनी ज़िंदगी रिस्क में अमूमन देखा गया कि नहीं डालता, लेकिन आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी रिस्क में डाली। सारी बातें इतने ऊपर जाना, तो ख्याल नहीं आया कि यार कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमने सोचा ना हो और कुछ मसाइल भी हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदगी से मुतल्लिक हो। बाज़ औकात इतनी हाइट पर जाकर, चूँकि आप दोनों तो इस चीज़ को बड़े नज़दीक से जानते हैं कि लोग माजूर भी हो जाते हैं, माजूरी सारी ज़िंदगी की। और वो फिर क्या मतलब कैसे उसको आप टैकल, मतलब क्यों ये सोच फिर भी आई कि नहीं हमने जाना, इतने ऊपर जाना है? मैं अगर जवाब दूँ तो एडवेंचर मतलब यूर किलिंग एडवेंचर। अगर आपने इतना सब कुछ सोचना है तो इतना सब नहीं सोचना चाहिए। बट उज़ैर ने सोचा था, उज़ैर ने बहुत कुछ सोचा, बहुत प्लानिंग्स की कि हमारे घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सारी चीज़ें। उज़ैर सारी प्लानिंग से, डेथ रेट कितना है, वो सारी प्लानिंग्स के साथ उज़ैर गए थे। लेकिन आप नहीं सोच रही थी, मैं नहीं ये सोच, हालांकि शौक तो उनका था। नहीं इनका, मैं इनको फॉलो कर रहा था। अच्छा, आप इनको फॉलो कर रहे थे। हाँ नहीं, वो जैसे उज़ैर ने बताया कि उज़ैर तो 6000 पे एंड कर चुके थे, 8000 पे जाने का शौक मेरा था। और मैं बल्कि खुश हुई थी, बस करो ना, बस बहुत हो गया। ऐसे मैंने कहा कि बस शुक्र है कि 6000 हुआ और इनका कंप्लीट है। अब मैं अपना सोचती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि 8000 का मैं आराम से करके रहूँ, मुझे कोई टेंशन ना हो, कि मेरा हस्बैंड भी साथ है, कोई स्ट्रेस ना हो जाए। तो साथ होने से स्ट्रेस होता है। तो उज़ैर ने कहा मैं बेस कैंप पे रुक जाऊंगा। फिर उज़ैर ने करते करते कहा कि मैं बेस कैंप तक जाऊं, तो मैं क्लाइंब क्यों ना करूं। तो ये आई रियली फील लाइक कि मेरा तो था, एक एम था और मैं उसको करना चाहती थी। एंड आई वाज सो मच डिटरमिन्ड कि मैंने कहा था कि मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने ये सबमिट करके आना है। लेकिन उज़ैर की बहुत बड़ी बात है कि उज़ैर के टारगेट में नहीं था,
उज़ैर ने सोचा नहीं हुआ था, बट उज़ैर ने ऐसे बस डिसाइड किया कि मैं बहुत फिट हूँ और मैंने 6000 का पहाड़ जो है बड़े अच्छे से कर लिया, मैं जाता हूँ इसमें और मैं करूँगा, एंड ही डिड इट। और इनको निमोनिया भी हुआ है, ना वो 4 दिन वो एंटीबायोटिक्स लेके उसके बाद ही कर आए हैं। नॉर्मली निमोनिया में बहुत मुश्किल हो जाता है, सारी बात है, बॉडी निमोनिया एक बड़ा बिल्कुल। उज़ैर साहब ने तो बताया अपना फैमिली के हवाले से किस तरह उन्हें जो है वापसी पर सुनना पड़ा, लेकिन आप तो लड़की हैं, आपके लिए क्या-क्या था? मैंने तो फिर बहुत ज़्यादा ही सुना। मैं मतलब कि मेरी अम्मी ने तो कहा कि अब जो है मैं बच्चे ही नहीं सँभालूँगी तुम्हारे, तो तुम फिर कैसे जाओगी? नहीं जाओगी। मैं नहीं बच्चे सँभालूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं अम्मी, मैं कोई और इनका इंतज़ाम करके जाऊँगी। क्योंकि मेरी अम्मी है जो कि बच्चों को पीछे से फिर देख लेती हैं, या उज़ैर के पेरेंट्स भी माशाल्लाह अंकल आंटी की तरफ भी चले जाते थे बच्चे, बट ये कि उन्होंने मुझे ना रोकने के लिए ये धमकी ज़रूर दी है कि मैं फिर बच्चे नहीं देखूँगी। और 2-3 जगहों पे तो ये भी हुआ, कुछ रिलेटिव्स स्पेशली उज़ैर की साइड से ही मुझे तो इस तरह घर की कुछ लोगों ने वसीयत भी की कि आप हो ना जाइए। अच्छा, एक कुछ सवालात ऐसे जो नाज़रीन जी, लाज़मी sure. आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये कि जब इतनी बुलंदी के ऊपर कोई भी शख्स जाता है और उसने इतनी ऊँची जगह पे जाना, ज़ाहिर बात है वक़्त के साथ-साथ एक तो ठंड भी बढ़ती जाती जी। है, दूसरी बात ये है कि बॉडी वेट भी ज़्यादा होता जाता है, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए किस किस्म का लिबास इस्तेमाल होता है, किस किस्म के जूते इस्तेमाल होते हैं और बाकी कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो अपने साथ रखना बड़ा लाज़म होता है, उसके बगैर आप पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुँच सकते? श्योर। सो एक तो ये कि माउंटेनियरिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव शौक है। उसकी वजह ये है कि ज़रा सी गलती आपकी ज़िंदगी और मौत के दरमियान का डिफरेंस है। उसकी वजह से जो कपड़े हैं आपके, जो जूते हैं आपके, जो आपके दस्ताने हैं, जो आपका हेड गियर है, इवन यहाँ तक कि जो पानी की बॉटल है, उस तक एक-एक चीज़ माउंटेनियरिंग के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है। कैराबिनर है जिसने आप एक छोटा-सा क्लिप है, उसने पूरी बॉडी का वेट उठाना है कि खुदा न ख़ास्ता अगर आप नीचे गिरते हैं तो उसी ने आपको पकड़ना है। तो एक-एक चीज़ डिज़ाइन की जाती है उस एल्टीट्यूड पे, उस टेम्परेचर पे इंसान को बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके शूज़। पाँव और ख़ास तौर पे जो एक्सट्रेमिटीज़ होती हैं, यानी कि उँगलियों की टिप्स, उसी तरह जो अंगूठा पाँव का, वो ऐसा सेंसिटिव होता है कि जब भी बॉडी को ये फ़ील हो कि ठंड है, तो उन टिप्स के ऊपर ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है, जिसकी वजह से आपका फ्रॉस्ट बाइट, हम सुनते हैं लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो गया, उनका अंगूठा काटना पड़ गया, कुछ लोग अपनी हाथ की उंगलियां खो बैठते हैं। वो इसी वजह से कि उनकी उनकी वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो उस जूते का फॉर एग्जांपल काम ये है कि उसने उस टेम्परेचर से, उस यानी कि उस जो -30, -40, इवन समटाइम्स -45 जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में आपके पाँव को इतना गर्म रखना है कि आपके पाँव में ब्लड सर्कुलेशन होती रहे। जैसे ही वो इतना नीचे जाएगा तो वो ब्लड जो है वो आइस बन जाता है, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फ़ौरन रुक जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट है शूज़, ख़ास किस्म के शूज़ होते हैं। उसके बाद एक डाउन सूट है। डाउन सूट स्पेसिफिकली डिज़ाइन होता है, उसके अंदर डाउन फेदर पूरे सूट में होती है, और वो आपने कुछ पायलट्स के वो सूट देखा होगा, वो जो एक सिंगल सूट होता है, जो पैंट और शर्ट बेसिकली इकट्ठी होती है। सो उसी तरह ये डाउन सूट भी इसी तरह ही होता है। सो एक ही आप उसके अंदर जाते हैं और आप जिप ऊपर करते हैं और आप बेसिकली उसी एक सूट के अंदर होते हैं। अगेन उसकी वजह यही है कि उसने आपको बहुत सारे ठंड से बचाना है। ठीक है। डाउन सूट इनफैक्ट इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि आप उसमें वही -40, -45 टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं, और वो आपको बिल्कुल किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह वो हेड की प्रोटेक्शन है, ख़ास किस्म की गॉगल्स हैं जो कि वो जो हवा उस एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रही होती है, उस हवा से आपको बचाती है। उसके बाद जो है इनर है, एक ख़ास किस्म का इनर है जो आपकी बॉडी के साथ लगा हुआ होता है, जो जिसका मकसद आपकी बॉडी की हीट को मैक्सिमम रिटेन करना है। पानी की बॉटल का मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली वो पानी की बॉटल्स की इंसुलेशन इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि इवन कई घंटे 8, 10, 12 घंटे वो पानी जो है ना वो फ्रीज़ नहीं होता।
सो नॉर्मल थर्मस भी जो होती है नॉर्मल, वो विद इन 2 आवर्स जो है वो आपकी फ्रीज हो जाती है। सही। और उसके बाद वो बेसिकली किसी उसमें पानी नहीं है, आप बर्फ़ बन गया तो जो इस तरह ये इक्विपमेंट है जो आपने इस्तेमाल करना होता है। ये इस आखिरी चीज़ इसमें स्लीपिंग बैग है। सो स्लीपिंग बैग 2 तरह के होते हैं। एक स्लीपिंग बैग वो होता है जो इटसेल्फ इतना ज़्यादा हैवी और थिक होता है कि आप सिर्फ नॉर्मल पजामा टी शर्ट पहन के उसके अंदर हो सकते हैं, और वो -10 टेम्परेचर तक चलता है, -10 -20। टेक्नो पाकिस्तानी ब्रांड है एक, और इंटरनेशनल भी है। इसी तरह फिर हाई एल्टीट्यूड पे क्योंकि आपने वेट अपने कंधे पे उठा के खुद लेके जाना होता है, तो वो थोड़ा सा लाइट जो है ना वो स्लीपिंग बैग होता है जो आप बेसिकली सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए, और आप टिपिकली डाउन सूट पहन के ही सोते हैं। तो आप स्लीपिंग बैग में गए और आपने उसमें अपनी रात गुजारी, और उसके बाद फिर उसको रोल किया, वो छोटा सा इतना सा रोल बन जाता है करके फिर आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम वो है, खाना और पीना, ये 2 चीज़ें जो ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। खाना कैसा लेके जाते हैं आप लोग, यानी कि जो ऊपर आपने जाते हुए पानी कितना पिया जाता है? सो खाना मज़े की बात ये है कि हम तो बिरयानी लेके गए थे, तमाम रास्ता बिरयानी। बेसिकली जो लास्ट समिट पूछता हमारा, उसमें हमारे जो कंपनी थी, जो टूर ऑपरेटर था, 7 समिट्स उसका नाम है, उसने अरेंजमेंट्स की हुई थी। जो कुक हमारा जो बेस कैंप पे अवेलेबल था, उसने हमारे लिए बिरयानी बनाई। वो बिरयानी के उसने पैक्स बना लिए, और वो थोड़ा थोड़ा हमें कैंप 1 पे उसने वही दिया, कैंप 2 पे भी उसने वही दिया, कैंप 3 पे भी हमें उसने वही दिया। तो इसी तरह उसमें जो है खुराक बहरहाल नॉर्मली होता ही है कि जो आपका आई थिंक जो क्वेश्चन है वो ये कि 7000 मीटर के बाद आपको जनरली भूख कम लगती है, ऑक्सीजन कम है ना, तो आपकी बॉडी जो है वो फूड डाइजेस्ट नहीं करती। सो आप नॉर्मली उस टाइम लिक्विड्स लेते हैं, कोई ना कोई उसमें एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, उस तरह की चीज़ होती है ना। बिल्कुल इसी तरह से खाना जो है वो खाया आपसे ज़्यादा ही नहीं है। तो मैं तो नॉर्मली कुछ ना कुछ लिक्विड ही ले रही होती थी, और जैसे पानी ले लिया, मैंने कभी वैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लिए, लेकिन वहाँ पे मेरे शेफा ने मुझे कहा कि नहीं आप ये स्प्राइट पिए आपको ज़रूरत है इसकी। तो मैं वो स्प्राइट थोड़ी थोड़ी लेके बस उस पर मैं जा रही थी। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगा आप हमारे नाजरीन के साथ लाजमी शेयर करें, सबसे ख़ास बात है इस प्रोग्राम की, वो ये कि जिस वक्त आप लोग अपना टारगेट अपने पहुंच चुके थे, सर कर चुके, उस वक्त आप दोनों की फीलिंग्स क्या थी? समिट पे जब आप बिल्कुल 8200 ऐसा ही है कुछ, 8163 8163 आप एंड पे थे, पहुंच गए जहां पे आपने पहुंचना था, आपने वो सर कर लिया था, वो मार्का। तो उसके बाद वहां फीलिंग्स क्या थी आपकी? टू बी ऑनेस्ट, वहां पे उस पॉइंट पे, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे मैं थी ना, इट वाज नथिंग। वहां पे कुछ भी नहीं फील हुआ। वहां पे इस तरह से था कि बस अभी पीछे इतनी लंबी लाइन लगी हुई, एक चाइनीज ग्रुप भी आया हुआ था, और उजैर भी वहां पे थी, क्योंकि उसका समिट की उतनी स्पेस ही नहीं है। एक बंदा मुश्किल से फिट होता है इसके समिट पे। ये समिट की वीडियोस अगर आपसे देखी हूँ, अक्सर समिट्स ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी खुली स्पेस होती है, इसमें स्पेस ही नहीं है। ये बिल्कुल एक नोक की तरह इसमें सिर्फ एक बंदा भी मुश्किल से एडजस्ट हो सकता था। उस पॉइंट पे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा नीचे आए ना, तो तब जब वो सारा एक व्यू खुला और वो समझ में आया कि क्या अचीव कर लिया है, और क्या उस टाइम पे फील हुआ कि आई हैव डन समथिंग। उजैर के केस में ऑपोजिट है। आई थिंक उजैर ने सो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल था, और मैं रो रहा था, और मुझे यस, और दूसरा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यस, और उसकी वजह ये थी कि मैं एक तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो आपको पुश कर रहे होते हैं। जी। तो एक इमोशन जो मुझे पुश कर रहा था वो ये था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप नहीं कर सकते, आपके अंदर फिजिकल ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप ये कर सकते। तो वो अचीव करना, और उसके बाद ये पता लगना कि यार मैंने बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमोशन था। और उस टाइम आई वाज क्राइंग, और मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट थी कि मैंने ये अचीव किया है। और
ऑब्वियसली उसके बाद उस ग्रेविटी का अंदाज़ा तो खैर बाद में हुआ, बहुत सारी फीलिंग्स बाद में भी थी, बट उस मोमेंट पे आई वाज क्राइंग। एक्चुअली उज़ैर का बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे इससे ये लगी है कि नॉर्मली ये होता है कि नेगेटिविटी को हम अपने ऊपर इतना ज़्यादा वो ले जाते हैं कि हावी हमें कर लग रहा होता है कि वाकई दिस इज़ नेगेटिव, समथिंग नेगेटिव अबाउट मी, और हम लोगों की राय को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वो कर लेते हैं। लेकिन उज़ैर ने उस नेगेटिव उन नेगेटिव कमेंट्स को, उन चीज़ों को एज मोटिवेशन लिया और कहा कि नहीं, इसने नेगेटिव कहा है कि मैं नहीं कर सकता तो अब मैं करके दिखाऊंगा। सो उज़ैर के केस में ये था कि इन्होंने नेगेटिविटी से बहुत अच्छे से डील किया कि वो उसको एज मोटिवेशन लेते हुए इन्होंने सबमिट किया। ऐसी की तैसी। जबरदस्त बात है। अच्छा, जब इंसान एक इतनी अचीवमेंट कर लेता है और इतने यानी कि अपने जज्बात से भी होकर गुजरता है और फिर वो वापस भी आता है, अगली सोच क्या थी कि अब ये तो हो गया, बाकी क्या करना है? एक लतीफ़ा है, नीचे जैसे ही बेस कैंप पे पहुंचे ना, बुरा हाल था कि मेरे ख्याल 5-6 किलो वज़न मेरा लूज़ हुआ था, इन्होंने भी बुरी हालत थी। तो मैंने ना बेस कैंप पे ऐसी मजाक से पूछा, मैंने कहा जी कितने पैसे लेंगी अगर आपने वापस दोबारा जाना? कहती दुनिया के जितने भी पैसे हो ना मुझे दे दे, मैंने फिर भी नहीं जाना। उसी पे वापस। ये उस मोमेंट की बात थी हाँ। कि हम शुक्रगुजार थे कि वी वर थैंकफुल कि हमने कर लिया। मैं पर्सनली अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तो मेरे लिए वो फीलिंग थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैंने वापस जाना है, मैंने अपने बच्चों से मिलना है। और जो है जब उनसे मिला तो ऑब्वियसली खुशी की बात। नॉर्मली ये होता है कि जब आप कोई भी, जैसे हमने जितने भी आज तक ट्रैक्स किए या माउंटेन्स, तो उसके बाद जब आप उस टाइम पे वापस आते हैं ना, करके नीचे आते हैं, तो तब आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तब आप ये सोचते हैं कि इसके बस मेरी बस है, तौबा, मैं नहीं दोबारा आने वाली इस पे, और मैं नहीं अब करूँगी वो। द मोमेंट यू एंटर होम, आप घर जाते हैं, आप अभी एक दिन भी नहीं गुजरेगा कि आप नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे, अच्छा अगली दफा इधर जाना है। तो वो जब आप आ जाते हैं ना कुछ करके, तब आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता, तब आप तो कहते हैं मैं वापस न कभी भी जाऊँ। अब अगला टारगेट क्या है? यस, तो अगला टारगेट अब काफी टाइम गुजर गया, अब कह सकते हैं। So, हम लोग बेसिकली प्लान कर रहे हैं 7 समिट्स। सो 7 समिट्स दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 हाईएस्ट पीक्स हैं। ये एक बड़ा ही एक मज़ेदार सा एडवेंचर है जिसमें आप एंटार्क्टिका भी जाते हैं, आर्कटिक भी जाते हैं, यूरोप की हाईएस्ट पीक भी करेंगे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया ऑब्वियसली एवरेस्ट है। तो प्लान ये है कि हम लोग 7, यानी कि आपने 7 जो है दुनिया के 7 खित्तों में जाकर आपने जनाब वो 7 चोटियां सर करनी है और उस किताब में नाम लिखवाना है, ये जो जनाब जहाँ पे अमर हो जाते हैं लोग, कुछ ऐसा ही आपका प्लान है। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे अहमद उज़ैर और उनके साथ मौजूद थी अनम उज़ैर। और आपको बताया इन्होंने, देखें इंसान जो है वो एक दानिश्वर थे, एक रिसर्चर थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगाई ये समझने में कि इंसान क्या है, तो आखिर में मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो ये था कि इंसान वो है जो हर नहीं को हाँ में बदल सकता है। और इसी तरह के आज बातें करते हुए आपको महसूस भी हुआ, हमारे जो दोनों मेहमान थे उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात बताई कि जो लोगों ने कहा कि नहीं कर सकते उन्होंने वो करके दिखाया, यानी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और अल्लाह ताला ने इंसान को यही सलाहियत बख्शी है कि जब वो इरादे कर लेता है और पुख्ता इरादा कर लेता है तो कोई भी चीज़ उसके लिए नाकाबिले तस्खीर नहीं रहती, वो हर चीज़ को तस्खीर करता चला जाता है। जो आज की गुफ्तगू में सबसे अहम बात हमने सीखी, वो जो इन दोनों ने हमें सिखाई, वो ये थी कि लाइफस्टाइल इंसान का बड़ा ही अहम है। और अगर वो अपना लाइफस्टाइल बदल दे और अपने लाइफस्टाइल को उस तरीके से गुजारे कि जो तरीका हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट बताते हैं या वो तरीका जो कुदरत के नज़दीक है, उसको अच्छे तरीके से अगर लेकर चलें तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इससे भी बड़ी एक बात वो ये है कि जैसे ये दोनों मियाँ बीवी, इनके जो 2 दिमाग थे वो एक हुए और इन जब दोनों एक हो गए तो ये एक ताकत बन गई और ये इस ताकत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो ये बहुत सारे मियाँ बीवी जो ख़ानदान है, जो ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जिन लोगों के घरों में बहुत सारे और मसाइल चल रहे होते हैं, तो कुछ
इनकी तरह दिमाग बनाया जाए कि जिससे वो दुनिया तस्खीर करे, ना कि वो एक दूसरे और घरों को तस्खीर करने के चक्कर में पड़ जाए। ये एक बड़ी आम बात है और ये एक आइडियल ज़िंदगी गुजारें इस वजह से कि ये दोनों चाहते हैं। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर अच्छे मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।